देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे देखेंगे, हमें ये पढ़ना है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। ठीक है, यानी कि क्या क्या परिभाषा है वे सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। चलिए, देखिए ये हमारा है गोलीय दर्पण। ठीक है, ऐसे बना लेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, ये हमारा जो है, ये जो सीधा जा रहा है ये हमारा है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये जो होता है ये है वक्रता केंद्र, और ये जो है हमारा ध्रुव है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी को हम लोग बोलते हैं आर, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि ध्रुव किसे कहते हैं। लिखेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। ठीक है, जो दर्पण का ध्रुव है उसे हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। लिखेंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए देखिए, अच्छा वक्रता केंद्र, देखिए यहाँ वक्रता केंद्र को हम C से सूचित करते हैं। लिखा गया है P, गलती से वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। आगे देखिए, आगे आपका कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। लिखेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसका दो नाम होता है, एक या तो मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष। ठीक है, चलिए देखेंगे, इसे x डैश से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे है कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर कि दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। जो दर्पण की चौड़ाई होता है वही कहलाता है दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन देखिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग सूचित करते हैं आर से। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये एग्जाम में आपको पूछता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और फोकस को F से सूचित किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे इसे F से सूचित किया जाता है। चलिए आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बनाए हैं चित्र। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगा हमारा फोकस दूरी। देखिए इसे फोकसांतर भी कहा जाता है, यानी फोकस दूरी को हम लोग फोकसांतर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह कैसा होता है। देखिए, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी का चिन्ह होता है वो होता है ऋणात्मक, यानी कि माइनस में। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी का चिन्ह कैसा होता है, तो यह होता है हमारा धनात्मक, यानी कि प्लस। ठीक है, चलिए अगला है कि गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कि ध्रुव से। ठीक है, ध्रुव से हम लोग चिन्ह का निर्धारण करते हैं, प्लस का या फिर माइनस का। अगला क्वेश्चन देखिए कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु का दूरी चिन्ह कैसा होता है। तो ये होता है हमारा ऋणात्मक, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में जो वस्तु का दूरी चिन्ह होगा वो हमेशा ऋणात्मक ही होता है।
यानी कि माइनस में ही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है। तो ये हमारा संबंध होता है कि F बराबर R/2, F बराबर R/2। देखिए यानी कि जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि R बराबर 2F, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी कि क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए लिखेंगे कि दिया गया है कि आर यानी कि वक्रता त्रिज्या का यहाँ मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमें निकालना है फोकस। ठीक है, तो फोकस बराबर सूत्र होता है R/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिख देंगे R का मान 20 है और बटा में 2, जिसे काटेंगे तो हमारा 10 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में। ठीक है, यानी कि फोकस का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो 32 सेंटीमीटर है। निकालना है F का मान, तो लिख देंगे F बराबर सूत्र होता है R/2। ठीक है, तो यहाँ पर R का मान है 32 बटा 2 काट देंगे, कट जाएगा 16 बार में, यानी कि F का मान आ गया प्लस का 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है उसकी हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखिए लिख देंगे कि दिया है कि त्रिज्या का मान दिया है 36 सेंटीमीटर, फोकस बराबर होता है R/2। ठीक है, तो R का मान यहाँ पर 36 है, इसे काट देंगे तो हमारा 18 बार में कट जाएगा, यानी फोकस का मान आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इतने अगला क्वेश्चन की करा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे पिछले वीडियो में कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो यहाँ पूछ दिया कि क्यों कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए ये आ रहा है प्रकाश की किरण, देखिए ये आया, आने के बाद ये यहाँ मिल गया फोकस पर। ठीक है, आने के बाद क्या होता है कि ये फोकस पर मिल जाता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभी यानी कि सभी एक जगह पर मिल जाएगा, सभी किरण एक ही जगह पर मिल जाता है इसमें, इसलिए इसे अभी हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगला है कि उत्तल दर्पण को, देखिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। इसलिए लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है। ठीक है, तो यह हो जाएगा कि गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के 4 नियम होते हैं। ठीक है, इस 4 नियम से हम लोग किसी भी प्रतिबिंब को बना सकते हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहला नियम है जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, यानी कि परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरेगी। देखिए यहाँ से आए हैं, ये प्रधान अक्ष के समांतर आई, ये परावर्तन के बाद फोकस से यहाँ से गुजर गई। ठीक है, चलिए 2 नंबर 2 में है
कि जब आपतित प्रकाश की किरणों का वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। देखिए, अगर इसे हम भेजेंगे वक्रता केंद्र से तो जिस रास्ते से ये जाएगी उसी रास्ते से फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा का नियम है कि जब आपतित प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जब इसे हम लोग भेजेंगे फोकस से, देखिए ये रहा फोकस से, तो ये प्रधान अक्ष के सीधे सीधे यानी कि समांतर हो जाएगी। चलिए आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए अभी आपका 4 नंबर, 4 में जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें अभिलंब का कार्य प्रधान अक्ष करता है। देखिए ये जब यहाँ से भेजेंगे हम लोग तो ये सीधा के सीधा हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण ये परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। और ये जो प्रधान अक्ष है इसे हम लोग अभिलंब के रूप में ये कार्य करता है। देखते हैं आगे। अगला है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। ये आपका हो जाएगा। देखिए उत्तल दर्पण में इसका फोकस धनात्मक होता है और अवतल दर्पण में इसका फोकस ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसका परावर्तक सतह उठा रहता है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा रहता है। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों के दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। इसमें बने प्रतिबिंब बड़ा, छोटा या फिर वस्तु के बराबर तीनों होता है। ठीक है, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं और इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख को खींचे। ठीक है, अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख को खींचे। देखिए सबसे पहला, जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है। ठीक है, जब वस्तु को हम रखते हैं अनंत पे, देखिए जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो ये आएगा पहला किरण और ये यहाँ से दूसरा किरण, और दोनों के दोनों परावर्तन के बाद फोकस पर मिल जाएगा, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर ही बन जाएगा। तो लिख देंगे कि जो प्रतिबिंब है वे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 नंबर में। 2 में लिखेंगे कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तब देखिए कहाँ बनेगा आपका प्रतिबिंब। जब ये यहाँ पर है, ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र इसके बीच में, ये पहला किरण परावर्तन के बाद गुजरेगा फोकस से, और दूसरा जो ये जाएगा वक्रता केंद्र से ये वापस आ जाएगा वक्रता केंद्र पर ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये देखिए। ठीक है, लिख देंगे कि प्रतिबिंब का देखिए जो स्थिति है वह C और F के बीच बनेगा, और जो प्रकृति है वे काल्पनिक एवं उल्टा बनता है, और जो आकार है वो वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 नंबर। 3 में है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, यह जो है वक्रता केंद्र पर रखा गया है वस्तु। देखिए तो लिख देंगे कि प्रतिबिंब का देखिए पहला आएगा कि स्थिति, जो स्थिति होगा वो वक्रता केंद्र पर बनेगा, और जो प्रकृति होगा वो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, और आकार जो होगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक है, चलिए आते हैं 4 नंबर स्थिति में। 4 में क्या है कि
जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। ठीक है, देखिए ये रहा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ पर ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा फोकस से। ठीक है, दूसरा जाएगा फोकस से, तो ये जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे कि प्रतिबिंब का जो स्थिति है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जो प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और जो आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। चलिए देखते हैं 5 में। 5 है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी हो। ठीक है, देखिए इसे बनाएंगे, ये रहा दर्पण। ठीक है, यहाँ पर है ये, जब वस्तु फोकस पर रखे हैं तो ये पता जाएगा इधर से, ये गुजर जाएगा ऐसे। ठीक है, देखिए ये पहला हो गया। और दूसरा देखिए ये जाएगा यहाँ से, तो ये सीधे ही निकल जाएगा, यानी कि यह कभी मिलेगा नहीं इधर, तो ये जो है अनंत पर बनेगा, क्योंकि कभी मिलेगा ही नहीं है, आगे कितना भी बढ़ा देंगे। इसे लिख देंगे कि प्रतिबिंब का जो स्थिति है वे अनंत पर बनेगा, जो प्राकृतिक है वे वास्तविक और उल्टा बनेगा, जो आकार है वो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, 6 नंबर स्थिति 6 में है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है। ठीक है, देखिए जब फोकस, यह फोकस और यह ध्रुव के बीच रखेंगे तो पहला जो जाएगा, अगर इसे भेजेंगे यहाँ से वक्रता केंद्र से, तो ये इसी पर वापस आ जाएगी, तो इसे हम पीछे मिला देंगे क्योंकि इधर ये मिल नहीं सकती है। ठीक है, दूसरा जाएगा फोकस से, यहाँ से ये गुजरेगा फोकस से, इसको पीछे मिला देंगे, और यहाँ देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, लिख देंगे कि प्रतिबिंब का स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा, जो प्रकृति है वह काल्पनिक एवं सीधा बनता है, और जो आकार है वह वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, चलिए आपका ये 6 गो जो है प्रतिबिंब वह ख़त्म हो गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अगले वीडियो का हमेशा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या हो रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आप जो हम पढ़ा रहे हैं इसका अगर नोट्स अगर लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8757193283। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए।